हेलो बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट 12th के भौतिक विज्ञान में अनसॉल्व पेपर में आगे के सेट को सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, सेट नंबर 3 चल रहा था आपका। सेट नंबर 3 में सेट नंबर 3 346 जीसी में आपको 6 नंबर तक के सवाल बताए गए थे। 6 का अथवा बताना है आपको। ठीक है, 6 नंबर तक के सवाल आपको क्लियर हो गए थे। 6 का अथवा नंबर बताना है। ठीक है, तो चलिए देखिए 6 का अथवा नंबर है। ठीक है, 6 का आर वाला नंबर है, अथवा वाला। ठीक है, सेट नंबर 3 है, यहाँ पे लिख लेंगे सेट नंबर 3। ठीक, पहला सवाल है 29 सीयू के किसी सिक्के का द्रव्यमान 5 ग्राम है। 29 सीयू के, ठीक है, 29 सीयू 63। देखो क्या दिया गया है, 29 सीयू 63 ये दिया गया आपको। ठीक है, 63 के किसी सिक्के के 5 ग्राम द्रव्यमान सिक्के के सभी न्यूट्रॉनों और एक दूसरे से अलग अलग भेद करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की गणना कीजिए MeV में। ठीक है, चलिए देखिए आप क्या कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, डेल्टा M फाइंड करेंगे। तो डेल्टा M जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 29, भाई 29 है परमाणु क्रमांक, तो 29 मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक, और प्लस 29 मास ऑफ न्यूट्रॉन, नहीं 34, 63 में से 29 जाएगा, कितना हो जाएगा 34 मास ऑफ न्यूट्रॉन। देखो जनरली होता क्या है, ठीक है, जनरली फार्मूले में मैं आपको बता रखा हूँ कि जनरल फार्मूला जो होता है वो डेल्टा M इज इक्वल टू ये होता है, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और माइनस मास ऑफ एटम। ये पढ़ा गया है। लेकिन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जनरली सभी एटम्स में जो है प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या इक्वल होती है। लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है 29 CU 63, तो आप कभी भी आप जो सवाल मिले तो उसमें आप चेक करिए कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं के जो है इसमें अंतर है। ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या में अंतर है, तो 63 से 29 घटाएंगे कितना बचेगा 34। ठीक है, जनरली ऐसा होता नहीं है, सभी जो है इक्वल ही होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और वो इक्वल ही होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका, तो 29 और ये कितना 34, और उसके बाद फिर मास ऑफ कितना हो जाएगा एटम आपका है 29 CU और कितना 63, वैल्यू रख लो सबकी। ठीक, तो 29 और मास ऑफ प्रोटॉन कितना है देख लेते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन है आपका एक दूसरे से अलग करने के, मास ऑफ प्रोटॉन 1.00783 और प्लस 34 गुणे मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है 1.00867 है, माइनस मास ऑफ एटम कितना है 62.9260। ठीक है, ये सारा कुछ कैलकुलेशन आप कर लेंगे जितना भी आएगा, डेल्टा M, ठीक है, जोड़ घटा लेंगे सब कुछ, तो ये आ जाएगा आपका जो भी कैलकुलेशन करेंगे डेल्टा M आप यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, तो डेल्टा M जो है कैलकुलेशन में बता देता हूँ कितना आएगा, मैंने कैलकुलेशन कर रखा है 0.589। ठीक है, कितना आएगा 0.589, ये आएगा AMU में। ठीक है, अब आपको E डैश चाहिए, कितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो E बराबर डेल्टा M गुणे कितना होता है 931, तो डेल्टा M का मान 0.589 और गुणे 931 MeV, ये फार्मूला है आपका बंधन ऊर्जा। ठीक, 931 MeV। तो जब इन सबको 0.589 900 गुणे 931 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, देखो टोटल निकालेंगे 548। ठीक है, कितना निकालेंगे 548.6335 548.6335 मिलियन वोल्ट में आएगा। ठीक है, ये बंधन ऊर्जा हो गया। अब देखो आपको पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया उनको अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, तो इनको अलग करने के लिए इनके बराबर की ऊर्जा जो है हमको देनी होगी। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो अब देखो 5 ग्राम कॉपर है टोटल, भाई 5 ग्राम कॉपर में हमें परमाणु की संख्या निकालनी पड़ेगी ना। ठीक है, तो यहाँ पर शुरू करेंगे, तो ये बंधन ऊर्जा है, डेल्टा E क्या है, ये बंधन ऊर्जा। चलो देखो बंधन ऊर्जा, तो अब लिखेंगे, चूंकि यहाँ पर लिख लेंगे 5 ग्राम कॉपर में परमाणुओं की संख्या, कॉपर में परमाणुओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगी आपकी, देखो अवगाद्रो संख्या 6.0323 इंटू 10 की पावर 23, टोटल मास और अपान मास जितना भी ये 5 ग्राम है, ठीक है, डिवाइडेड करेंगे परमाणु भार, तो ये 63 से भाग कर देंगे तो ये निकल आएगा 4.78 गुणे 10 की घात 22, ये आ जाएगा 5 ग्राम में परमाणुओं की कुल संख्या आ जाएगी। ठीक है, अतः न्यूट्रॉनों को अलग करने के लिए आवश्यक जो है, अतः न्यूट्रॉनों को न्यूक्लियनों को अलग करने के लिए, अतः न्यूक्लियनों को अलग करने के लिए, किसके लिए, अलग करने के लिए
आवश्यक ऊर्जा कितनी हो जाएगी, ध्यान दो। E बराबर आपको टोटल एनर्जी जो है, मतलब पहले टोटल एनर्जी E डैश और गुणे ये वाला, ठीक है, परमाणुओं की संख्या, ये n हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, परमाणुओं की संख्या। भाई 5 ग्राम में परमाणु की कुल संख्या इतनी होती है, 1 ग्राम में इतनी, तो 5 ग्राम में कितनी हो जाएगी, ये निकाल लिया। तो ई डैश का मान कितना निकाला आपने इधर, 548.6335 गुणे 4.78 गुणे 10 की घात 22, ठीक है। आप इनका कैलकुलेशन कर देंगे, ठीक है, टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो ई का मान आ जाएगा 4.7801, ठीक है, नहीं पूरा कैलकुलेशन 2.62 10 की घात 25 MeV, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना आपका 2.62 गुणे 10 की घात 35, 2.62 गुणे 10 की घात 35 MeV आएगा इसका आंसर। तो आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, हटा देते हैं, स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए आगे देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है देखो 7वीं का पहला 7वां नंबर है, संधि डायोड क्या है। संधि डायोड क्या है, पीएन संधि के अग्रभ्रमित और पश्चभ्रमित हेतु परिपथ चित्र बनाइए। तो देखो संधि डायोड आपका क्या है, जब एक पी टाइप क्रिस्टल और एन टाइप क्रिस्टल को आपस में जोड़ा जाता है, जिस जगह पर संधि बनती है उसको पीएन संधि कहते हैं, और पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं, संधि डायोड कहते हैं। पीएन संधि के अग्रभ्रमित और पश्चभ्रमित हेतु वांछित परिपथ बनाइए, ठीक है, तथा दोनों स्थितियों में अभिलक्षणिक वक्र खींचिए। तो देखो अग्रभ्रमित और पश्चभ्रमित, ठीक है, मैं दोनों परिपथ चित्र बनाना है सिर्फ आपको, है ना। तो चित्र ऐसे देखो, ये अग्रभ्रमित का ऐसे बनता है, ये पी क्षेत्र हो गया, एन क्षेत्र हो गया, बैटरी का ये हो गया पी एन संधि है ना, तो ये पॉजिटिव से जोड़ दो, ये नेगेटिव से जोड़ दो, ये हो गया अग्रभ्रमित फॉरवर्ड वाइज, ये क्या हो गया फॉरवर्ड वाइज, ठीक। ये है आपका पी एन संधि है अग्रभ्रमित। अब देखो इसका वांछित जो वक्र है वो कैसा है, वो आपका कुछ ऐसा है, देखो ऐसा है, ऐसा चलता है, ठीक है, ऐसे आपकी नोट्स पे बना है, ऐसा कुछ होगा, ये V और ये कितना I, ठीक। और जो पश्चभ्रमित का होता है वो ऐसा होता है, परिपथ ये है आपका N और कितना P, इसको नेगेटिव से जोड़ दो, इसको पॉजिटिव से जोड़ दो, नहीं सॉरी ये P है और ये हो गया N, इसको पॉजिटिव से जोड़ दीजिए, ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव, ये हो गया रिवर्स वाइज, ठीक। इसका जो बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, ऐसा बनता है, ये हो गया आपका। तो सवाल में यही कहा गया है कि स्थितियों में अभिलक्षणिक वक्र भी खींचे थे, ये हो गया आपका पीएन संधि अग्रभ्रमित और पश्चभ्रमित, है ना, फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज। दिए गए परिपथ में अमीटर और एक परिपथ दिया गया, ये तो आधा हो गया। आप क्वेश्चन देखते हैं चित्र खींचने के बाद, अग्रभ्रमित, और हाँ इसमें इस तरह की बजाय यहाँ पर कोटर दिखा लीजिएगा, ये ज़्यादा सही होगा ना, पीएन संधि। तो संधि ऐसे बना लो, ये संधि हो गई, और ये पी क्षेत्र दिखा लो, एन क्षेत्र, तो ये कोटर दिखा लो, यहाँ पर कोटर दिखा लो जो इस तरफ चलते हों, और इधर इलेक्ट्रॉन दिखा लो जो इस साइड में चलते हों, है ना। तो ये परिपथ हो जाएगा ज़्यादा उपयुक्त। और इसमें भी यही करिए, ये पी हो गया, एन हो गया, इसमें कोटर इस साइड में चलते दिखा दीजिए, ऐसे कई सारे, और इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे पी एन संधि बन गई, और इलेक्ट्रॉन सारे इस साइड में चलते दिखा लीजिए चित्र बना के। अब ये ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, ऐसे बनाइएगा। अब देखो इसका जो क्वेश्चन वाला पार्ट है न्यूमेरिकल वाला, वो देखते हैं। चलिए देखते हैं। न्यूमेरिकल वाला पार्ट जो है वो ऐसे कुछ बना हुआ है चित्र, ऐसे बना हुआ है। यहाँ पे एक अमीटर भी लगा है, इसको मैंने कह लिया A1, इसको कह लिया A2। ये 5 ओम है, ये 2 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पर ये 10 ओम है ना, और ये डायोड है आपका। अब देखिए अमीटर शुरू करें। सवाल कहा कि A1 और A2 का पाठ्यांक है, जबकि डायोड एक आदर्श है। डायोड क्या है, आदर्श है। चलिए देखते हैं। देखो चूंकि आदर्श डायोड है इसलिए डायोड का कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है,
मतलब अगर आदर्श डायोड है तो उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपको ये चेक करना है कि ये अग्रभिनत में है या पश्चाभिनत में है। तो देखो बैटरी का प्लस टर्मिनल ढूंढिए, कहाँ है, ये है धारा यहाँ से चली I, इधर गई कौन सी I1, इसमें गई कौन सी I2, ठीक। I1 यहाँ गई है ना, I1 यहाँ गई, ये N क्षेत्र ये P क्षेत्र है। ये देखो अब आइदर इधर जा रही तो ये हायर पोटेंशियल पर लोअर पोटेंशियल पर। जब भी डायोड का एन क्षेत्र जो है, जब डायोड का एन क्षेत्र हायर पोटेंशियल पर होता है तो वो पश्चाभिनत में होता है, ठीक है। पी क्षेत्र लोअर पोटेंशियल पर है, देखो लोअर पोटेंशियल पर, तो ये रिवर्स मतलब पश्चाभिनत में। और पश्चाभिनत में डायोड जो है वो धारा को प्रवाहित नहीं करेगा, ये डी है डायोड, ठीक है। तो चूंकि D1 पश्चाभिनत में है, किसमें है, पश्चाभिनत में, अतः यह धारा को प्रवाहित नहीं करेगा, ठीक, धारा को प्रवाहित नहीं करेगा। इसका मतलब केवल नीचे वाली सर्किट से मतलब है, बाकी कोई मतलब ही नहीं है। तो अमीटर का पाठ्यांक कितना हो, A1 का पाठ्यांक कितना हो गया 0, A1 कह लो या I1 कह लो इसको, है ना। I1 का मान A1G बराबर 0, मतलब A1 का पाठ्यांक 0 या I1 बराबर 0, तो लिखेंगे A1 में कोई पाठ्यांक नहीं होगा। A2 में देख लो, A2 का पाठ्यांक, A2 का पाठ्यांक, भाई धारा इधर से चली, पूरी पूरी धारा इसमें जाएगी, तो I2 जा रही है, I2 बराबर E बटे कितना है R, तो E का मान है 2 वोल्ट और बटे R का मान 10, 1/5, मतलब I2 बराबर 0.4 एम्पियर। बस छोटा सा सवाल था, नोट कर लीजिए, ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। चलिए बच्चों, अब हम सेट नंबर 7 जो सेट था उसका 7 का 8वां नंबर सवाल देखेंगे। द्रव्य तरंगे क्या हैं, ठीक है। द्रव्य तरंगे कैसे होती हैं, द्रव्य तरंगे आप सभी जानते हैं, ठीक है। द्रव्य के कण जो है उपयुक्त परिस्थितियों में तरंग की भांति व्यवहार करते हैं, इन्हीं तरंगों को हम द्रव्य तरंगे कहते हैं, ठीक है। अगला है डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य का सूत्र लिखिए। तो डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य का सूत्र होता है लैम्डा इज इक्वल टू h/p। अब उसका लिखा, सिद्ध कीजिए कि विद्युत चुंबकीय विकिरण हेतु तरंगदैर्ध्य संगत फोटॉन की डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य की क्या होती है, बराबर होती है। मतलब आपको प्रूफ ये करना है, ठीक है, जो इसका भाग है कि जो डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य है, डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य लैम्डा डी, वो विद्युत चुंबकीय विकिरण के जो है क्या है, समान है। तो यहाँ पे लिख लेंगे, माना विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य आपके पास कितनी है, लैम्डा है, ठीक। वैद्युत चुंबकीय विकिरण जो है उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी है, लैम्डा है, ठीक है। तो अगर वैद्युत चुंबकीय तरंग दैर्ध्य लैम्डा है, तो देखो चूंकि आपने पढ़ रखा है कि डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य, देखो डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य आपने पढ़ रखी है कि लैम्डा डी इज इक्वल टू h/mv या mc वेलोसिटी होती है, ठीक है। सी प्रकाश की चाल ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो चूंकि आइंस्टीन की सापेक्षता सिद्धांत से, आइंस्टीन की सापेक्षता सिद्धांत से, थोड़ा अच्छा सवाल है, तो जो अच्छे सवाल होते हैं उनको थोड़ा हाईलाइट कर लेगा। ये देखो ये किताब, ये क्वेश्चन आपको बुक में नहीं मिलेंगे, ये क्वेश्चन आपके मतलब टीचर जो है दिमाग से बनाता है, तो थोड़ा सा इस तरीके के क्वेश्चनों को आप हाईलाइटर लीजिए, हाईलाइट करिए, और एग्जाम से पहले आप इसको देखिए कि जो स्पेशल टाइप के सवाल हैं उनको आप हाईलाइट जरूर रखिए, ठीक है। तो आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार देखो आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत अगर लगाएंगे तो देखो E बराबर क्या पढ़ रखा आपने, m इंटू कितना c², है ना, डेल्टा mc² होता है, फिलहाल जनरल फॉर्म में mc² लिखते हैं, ठीक है। तो E बराबर आपने पढ़ रखा है h न्यू और m इंटू c², न्यू को c², न्यू इज इक्वल टू c बाई लैम्डा भी लिख सकते हैं। तो hc बाई लैम्डा इज इक्वल टू m इंटू c², तो c से c क्या हो गया, कैंसिल। अगर यहाँ से लैम्डा का मान निकालेंगे तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, h/m इंटू c। तो ज़रा देखो h/mc समीकरण नंबर 1 का यूज़ करो, समीकरण नंबर 1 से, ठीक है। अब जब समीकरण नंबर 1 का यूज़ कर रहे हैं तो लैम्डा बराबर कितना, लैम्डा डी, लैम्डा बराबर किसके, लैम्डा डी, मतलब वैद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य के बराबर प्रूव हो गई। ये प्रूव करना था आपको क्वेश्चन में।
अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, तो मैंने कहा आपको हाईलाइट करके रखिए। ठीक है, तो 7 का 8वां नंबर हो गया। नोट करिए सभी लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखिए। अब 7 के 8वां के बाद आप देखेंगे नेक्स्ट नंबर है आपका 8 नंबर। इसको हटा देते हैं। चलिए देखिए, सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है आपका। देखिए सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी का सूत्र लिखिए। तो उसका सूत्र तो आपको पता है कितना होता है, आपका 1/f = 1/f1 + 1/f2। ये देखो, ये हो गया आपका। देखिए संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी का सूत्र। अब लेंस कैसे हैं वो सब अलग की बात है, केवल सूत्र ज्ञात करना, तो सूत्र ज्ञात करना, पूरा डेरिवेशन करना है। ये वाला डेरिवेशन पूरा है। पतले लेंस के लिए दो संपर्क में रखे हो, बाद में कंडीशंस भी हैं तो उनको सबको करना है। ठीक है, फिर दिया गया है 5D और 2D क्षमता वाले दो संपर्क में रखे हैं, तो P1 बराबर दिया गया आपको 5D डायोप्टर मतलब, ठीक है, और P2 बराबर -2 डायोप्टर, है ना। तो P बराबर कितना हो जाएगा, P = 5 - 2 दैट मीन्स 3 डायोप्टर, है ना। तो फोकस दूरी आपने पढ़ रखा है, P = 100 कितना होता है, F इन सेंटीमीटर्स, तो F इन सेंटीमीटर हो जाएगा 100 कितना, P, दैट मीन्स 100 P की वैल्यू। P की वैल्यू कितनी है, P आपने निकाल रखा है, कहाँ गया, 5 में से 2 गया, कितना बचा आपके पास, 3, है ना। 5 में से 2 गया 3, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी तो हो गया 100/3। ठीक है, 33 सही कुछ आएगा आपका। ठीक है, ये 8वां नंबर क्वेश्चन था। क्लियर है, सेट नंबर 3 का 8वां नंबर क्वेश्चन था। 8वां, हाँ, 100/3 सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, नोट कर लीजिए सभी लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। ठीक है, ये 8वां नंबर क्वेश्चन था आपका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 पे आते हैं। 8 नंबर में अगला देखो, 8वां वाला क्या है, 8वां में लिखा हाइगेंस की द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो आप हाइगेंस के सेकेंडरी वेवलेट्स के पूरी प्रिंसिपल आप देख ले, इसके आधार पर अपवर्तन के नियमों की व्याख्या कीजिए। तो अपवर्तन के नियमों की व्याख्या कर लीजिए। ठीक है, अब अगर इस थ्योरी में, इस कॉन्सेप्ट में कहीं दिक्कत होती है, बीच बीच में हम उसको रिपीट कर देंगे। चलिए हम अपवर्तन के नियम को रिपीट कर देते हैं। ठीक है, अपवर्तन का नियम हाइगेंस के, देखो हाइगेंस की ने जो है अपवर्तन के नियम की व्याख्या कैसे की वो देखते हैं। देखो, माना x एक अपवर्तक पृष्ठ है। ठीक है, x क्या है, एक अपवर्तक पृष्ठ है जिस पर एक समतल तरंगाग्र AB जो है वो तिरछा आपतित है। ऐसा समतल तरंगाग्र है, AB तिरछा आपतित है। ठीक है, और किस चाल से आपतित है, मान लिया B1 चाल से आपतित है। ठीक है, मीडियम अलग अलग है ना, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, N2 है। तो N1 जो है वो लेस देन किससे, N2, मतलब ऊपर रेयर नीचे क्या है, डेंसर है। ठीक, अब देखो दो समतल तरंगा, तो समतल तरंगाग्र हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर ऐसे खींच लेते हैं, 90 डिग्री है। ये कोण कितना है, 90। तो समतल तरंगाग्र का नाम हो गया A और कौन सा, B हो गया आपका समतल तरंगाग्र, आपतित समतल तरंगाग्र। तो क्या लिखेंगे, मैंने कहा माना x अपवर्तक पृष्ठ है जिस पर एक समतल तरंगाग्र AB तिरछा जो है B1 चाल से आपतित है। ठीक है, माना तरंगाग्र का A सिरा, माना तरंगाग्र का A सिरा सर्वप्रथम x को बिंदु A पर स्पर्श करता है। ठीक है, ए पर क्या करता है, स्पर्श करता है, और जैसे जैसे ये तरंगाग्र AB आगे की ओर बढ़ता है, यह जो है क्या करता है, ए डैश के सभी बिंदुओं से क्या करता है, टकराता जाता है। जैसे जैसे AB आगे बढ़ता है, यह AB आगे बढ़ता है, यह ए डैश के बीच के बिंदुओं से क्या करता है, टकराता जाता है। ठीक है, तो हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के अनुसार ये सभी बिंदु जो इसके बीच में जहाँ से टकराएगा, ये सभी बिंदु एक नए प्रकाश स्रोत की भांति क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। ठीक है, जिनसे द्वितीयक तरंगिकाएं जो है V2 चाल से दूसरे माध्यम में आगे की ओर चलना क्या करती हैं, प्रारंभ करती हैं। पहला पार्ट ही हो गया। ठीक, अब देखो माना तरंगाग्र का B सिरा, माना तरंगाग्र का B सिरा T समय में, कितने समय में, T समय में, बात समझे, माना तरंगाग्र का B सिरा T समय में कितनी दूरी तय करके, V1 × T, दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो चाल कितना, V1, कितना समय लगा, T। माना तरंगाग्र का B सिरा जो है T समय में B1 T दूरी तय करके, मतलब BA डैश बराबर आप लिख लेंगे यहाँ पर, BA डैश बराबर V1 × कितना, T लिख लेंगे आप। ठीक है, कहाँ पर पहुँच जाता है, A डैश पर। ठीक है, इतने समय में जो A से चलने वाली द्वितीयक तरंगिका है, जो सबसे पहले चलना शुरू की, A से चलने वाली द्वितीयक तरंगिका दूसरे माध्यम में V2
टी दूरी तय करके, कितनी दूरी तय करके, v2 टी दूरी तय करके v2 चाल से कहाँ पर पहुँच जाती है, ऐसे इस पर परपेंडिकुलर डाल दो यहाँ से, और ये पहुँच जाती है कहाँ पर, b डैश पर पहुँच जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से जो है सारी तरंगिकाएं इसको निकल कर यहाँ से भाई ये भी निकलेंगी, ये भी निकलेंगी, सब इसको छुएंगी, और a डैश b डैश इसका क्या हो गया आपका, समतल तरंगाग्र हो गया। तो थ्योरी पार्ट ये हो गया। अब इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। ये कोण भी आपका कितना है 90। अगर ये कोण I है, ये कोण नहीं, इधर वाला कोण I होगा, ये वाला कोण I है, तो डेफिनेटली ये वाला कोण 90 माइनस I है, तो सिंपल ये वाला I है। अगर ये वाला देखो अपवर्तित ऐसे I है, ये अपवर्तित होगी, तो ये वाला R है, तो ये कितना हो गया 90 माइनस R है, तो ये वाला R है, सभी को पता है कैसे। ठीक, तो अब दो ट्रायंगल ले लेंगे। ठीक है, अब ये डिस्टेंस भी आपकी ए बी डैश कितनी हो जाएगी, अब देखिए ए बी डैश बराबर हो जाएगा v2 इंटू टी, इस दूरी में। ठीक है, अब देखिए इसका डेरिवेशन क्या होगा, भाई मैंने थ्योरी बता दी आपको, अब अपवर्तन के नियमों की व्याख्या करनी है। तो अपवर्तन का नियम पहला स्नेल का नियम है, और दूसरा आपका समतल तरंगाग्र वो बता देंगे हम आपको। तो देखिए हम दो त्रिभुज लेंगे, पहला कौन सा, अगर हम ए डैश बी लें, ठीक है, क्या ले लें, त्रिभुज ए डैश और किसमें बी में लें, तो और साइन आई लगा ले, तो साइन आई बराबर लंब बटे कर्ण, तो कोण के सामने सदैव लंब होता है, लंब कौन सा हो गया, बी ए डैश और बटे कर्ण आपकी यही सबसे बड़ी भुजा है, तो सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी आपकी ए डैश, क्या हो जाएगी आपकी ए डैश। ये हो गया पहला पार्ट, पहला इक्वेशन। त्रिभुज दूसरा ले लेते हैं, ए बी डैश ए डैश में, त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में साइन आर ले लेंगे, और साइन आर क्या हो जाएगा आपका, देखो साइन आर हो जाएगा आपका साइन आर। ठीक है, देखो साइन आर हो जाएगा आपका कितना, ये कोण है तो कोण के सामने लंब ये वाला है, तो इसका मतलब हो जाएगा ए बी डैश और बटे कर्ण सबसे बड़ी भुजा वही होगी ए डैश। ये हो गया 2 नंबर। समीकरण नंबर 1 को 2 से भाग दे दो, 2 से भाग देने पर, जैसे 2 से भाग देंगे तो साइन आई बटे कितना हो जाएगा, साइन आर हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, बी ए डैश और बटे ए डैश, और सबके बटे में ए बी डैश और बटे में ए डैश। ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल। तो अब ये कैंसिल अगर हो गए, नीचे वाले कैंसिल हो गए, तो बचा कितना, देखो साइन आई और बटे में कितना, साइन आर। अब बी से ए डैश का मान v1t और बटे में कितना, v2t, टी से टी कैंसिल, तो ये देखो सापेक्ष अपवर्तनांक है ये, तो साइन आई बटे साइन आर को हम क्या कहते हैं, एन। यही स्नेल का क्या है नियम, भाई ये v1 बटे v2 एन ही तो हुआ। ठीक है, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, अपवर्तनांक की तो क्या लाएगी, सापेक्ष अपवर्तनांक। तो देखो यही स्नेल का क्या है, नियम है, ये आपका नियम हो गया, प्रूव हो गया। ठीक, एक और बचा है, एक नियम क्या है, देखो आपतित तरंगाग्र है ना, आपतित तरंगाग्र, अपवर्तित तरंगाग्र तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों क्या है, एक ही तल में, दूसरा नियम हो गया। तो सिंपल से है, इसको तैयार कर लीजिए, 2 में से एक जरूर आएगा, परावर्तन या अपवर्तन में से, तो डेफिनेटली इसको तैयार करिए, नोट करिए सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर सवाल पे, हटा दें इसको। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसी धारामापी की सुग्राहिता का क्या अर्थ है। ठीक है, देखो धारामापी की सुग्राहिता का मतलब वह जो है कितनी न्यूनतम माप को माप सकता है, वो उसकी क्या कहलाती है, सुग्राहिता कहलाती है। ठीक है, मतलब जो है कितनी न्यूनतम विक्षेप, कितना न्यूनतम विक्षेप दे सकता है, वो उसकी क्या कहलाती है, सुग्राहिता। किसी धारामापी को वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तित करें, किसी धारामापी को वोल्टमीटर में परिवर्तित करने के लिए उसके समांतर क्रम में हम निम्न प्रतिरोध का संट लगाते हैं। ठीक है, और समझाइए, तो पूरा डेरिवेशन ही करना, पूरा चित्र बनाना है। ठीक है, आपको नोट्स पे आपके मिल जाएगा, पूरा चित्र बनाना है, वो कर लीजिए आप। ठीक, फिर लिखा है किसी धारामापी में 1 एम्पियर की धारा पूर्ण पैमाने पर विक्षेप उत्पन्न करती है, मतलब IG दिया गया आपको, IG है ना, IG बराबर 1 एम्पियर ये दिया गया है। किसी धारामापी उसके बाद दिया है इसे 10 एम्पियर की एमीटर प्रकाश, मतलब I बराबर 10 एम्पियर, I बराबर 10 एम्पियर करने हेतु वांछित संट, ऐसा आपको क्या चाहिए एवं धारामापी के प्रतिरोध G, S और G के बीच रिलेशन चाहिए, S और G के बीच रिलेशन। देखो संट का फार्मूला होता है S इज इक्वल टू, ये होता है आपका कितना, IG अपान I माइनस कितना, IG इंटू कैपिटल G। IG का मान कितना है 1 अपान, ठीक है, I का मान 10 माइनस 1 और इंटू कैपिटल G, सीधे G बटे 9। ठीक है, मतलब जो संट होना चाहिए वो गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध का 1/9 होना चाहिए, ये इसका रिलेशन है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, नोट कर लीजिए सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सेट नंबर 9 का या था पहला पार्ट। अथवा वाला देख लो, लिखा वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा दीजिए। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या हो जाएगी आपकी? ठीक है, किसी बंद पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। सिद्ध कीजिए कि बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, तो ये आपको क्या नाम है, गॉस का नियम प्रूव करना है, गॉस थ्योरम प्रूव करनी है आपको, प्रूव कर लेंगे। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर बराबर दिया गया है, 9 का अथवा नंबर है, 9 का अथवा। ठीक है, 9 का अथवा नंबर जो दिया गया है आपको, वैद्युत क्षेत्र दिया गया है आपको ई बराबर, क्या दिया गया है? ई बराबर ई वेक्टर बराबर कितना दिया गया है? देखो दिया गया 14 आई कैप, है ना, और प्लस का 3 जे कैप माइनस का 5 के कैप, 5 के कैप वोल्ट मीटर में स्थित है। ए बराबर आपको दिया गया है, ए वेक्टर बराबर दिया गया 4 जे कैप मीटर स्क्वायर। गुजरने फ्लक्स का मान ज्ञात करिए। फाई आपको क्या करना? फाइंड करना। देखो चूंकि फाई इज इक्वल टू पढ़ा आपने ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, मान रखो जरा ई का 14 आई कैप प्लस का 3 जे कैप माइनस का 5 के कैप, डॉट प्रोडक्ट करेंगे ए के साथ तो 4 जे कैप। तो देखो जे वाला बचेगा, बाकी सब जीरो हो जाएंगे, आई डॉट जे जीरो, के डॉट जे जीरो, तो केवल आई जे वाला बचेगा। तो 4 3 12 ब्रैकेट में जे डॉट जे, बस यही बचेगा आपका, तो हो जाएगा 12 वोल्ट, 12 वोल्ट। ठीक है, फ्लक्स है तो ई इंटू ए, ठीक है, कितना हो जाएगा? ई का मान हो जाएगा आपका एफ बाई क्यू, तो न्यूटन पर कूलाम और इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। हो गया, ये फाई का मान हो गया। ठीक, तो देखिए बच्चों, इस तरीके से ये सेट आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। सेट नंबर 3 पूरा हो गया है। ठीक है, अब सेट नंबर 4 आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में होगा। ओके।